जी। अच्छा जी, तो हम इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ इस्लाम का लेक्चर कवर कर रहे थे। हमने हुडिंग का कॉन्सेप्ट पढ़ा था, कैपिटलिज्म कम्युनिज्म को टच किया था। हमने मोनोपोली के बारे में पढ़ा था, उसकी एग्जांपल्स देखी थी, गैम्बलिंग और उसकी एग्जांपल्स देखी थी। और हम फिर इस्लामिक बैंकिंग या इस्लामिक फाइनेंस पे आके रुक गए। अच्छा, इस्लामिक बैंकिंग में जब सिलेबस चेंज हुआ था उससे पहले एग्जाम में सवाल आ चुका है। प्रोविंस के कुछ एग्जाम्स हैं जिनमें ये सवाल आ चुका है। और अगर इस्लामिक फाइनेंस से भी रिलेटेड पूछा जाए तो भी आप इस टॉपिक को टच कर सकते हैं। इवन इस्लामिक इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में पूछा जाए तो भी आप इस टॉपिक को टच करेंगे। ठीक है। अच्छा, हम जो अपनी एग्जांपल्स देंगे उनमें हम दो पार्टीज को कंसिडर करेंगे। एक कोई भी इंडिविजुअल पर्सन होगा और एक इस्लामिक बैंक होगा। लेकिन ऑल ऑफ दीज एग्जांपल्स विल होल्ड ट्रू इन केस ऑफ टू इंडिविजुअल्स ऑल्सो। इसका क्या मतलब है कि अगर एक एंटिटी बैंक है और एक एंटिटी इंडिविजुअल है, उसके बजाय अगर दोनों इंडिविजुअल एंटिटीज हों, तब भी ये सारी एग्जांपल्स दे विल होल्ड ट्रू। ठीक है। तो सिर्फ इसका मतलब ये नहीं है कि बैंकिंग सिस्टम को हम पढ़ रहे हैं, हम इस्लामिक फाइनेंस को पढ़ रहे हैं कि दो बंदे बीच में वही ट्रांजैक्शन करें जो बैंक कर रहा है, तब भी वो हलाल होंगी। ठीक है, क्योंकि उनमें सूद इन्वॉल्व नहीं होगा। अच्छा, अब बहुत सारे लोगों को ये बातें सुनने को मिलती हैं कि भाई इस्लामिक बैंक जो है ना वो बिल्कुल इस्लाम मतलब वाकई इस्लामिक नहीं है। कान को यहां से पकड़ो, कान को वहां से पकड़ो। तो ये वाली बातें जो है ना सुनने को मिलती हैं। अच्छा, तो चले इस डिबेट में नहीं जाते, या हम इसको भी नहीं कहते कि 110% या 100% हर एक्टिविटी जो इनमें हो रही है वो इस्लामिक है। ठीक है। लेकिन जो कॉन्सेप्ट था ना इस्लामिक बैंकिंग इंट्रोड्यूस करने का, वो ये था कि हम कोशिश ये करेंगे हम टूवर्ड्स 100% इस्लामिक बैंकिंग चले जाएं। ठीक है। तो मेजॉरिटी ऑफ द ट्रांजेक्शन्स अभी जो इस्लामिक बैंकिंग में हो रही हैं उनमें रिबा इन्वॉल्व नहीं है, इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है। और कोशिश यही है, और अगर आप उल्मा के भी फतवे देखें तो हमारे लिए तो उन्होंने हलाल करार दी है ये चीज। ठीक है। तो और अगर आप एक इंडिविजुअल लेवल पे पूछे या लेमैन के लिए पूछे ना, तो मैं आपको बोलूंगा हाँ भाई ये 100% इस्लामिक है, आप बगैर किसी उसके इस्तेमाल मतलब कर सकते हैं इन इस्लामिक बैंक को, बगैर इस डर की कि भाई ये हराम है। सही है। लेकिन फिर भी अगर आप कुछ उल्मा हैं जिनकी राय मुख्तलिफ है, उन पे यकीन रखते हैं, तो ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं है। चलें, ये आयात है इस्लाम जो हमें गाइडेंस देता है रिगार्डिंग रिबा या इंटरेस्ट। ठीक है। तो सबसे पहले हम सूरह बकरा की आयत देखते हैं। ओ यू हु हैव बिलीव्ड, fear Allah and give up what remains of interest, if you should if you should be believers, and if you do not, then be informed of a war from Allah and his messengers. Allah and his messenger। इस आयत में अल्लाह ताला सख्त वईद बयान कर रहे हैं उन लोगों के लिए जो कि रिबा में इन्वॉल्व हैं, जो कि सूद लेते हैं या देते हैं या उसके किसी भी सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं। उनके खिलाफ अल्लाह जंग का ऐलान करता है। तो ये आयत आप याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट आयत है। हो सकता है कि ये आपसे डायरेक्टली ये आयत का रेफरेंस देके सवाल पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये आयत याद कर। अच्छा, इसके बाद सही मुस्लिम की हदीस है, द प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अल्लाह हैज कर्स्ड द वन हु कंज्यूम्स रिबा।
the one who gives it, the one who records it, and the one who witnesses it. ठीक है, इसका क्या मतलब है? सिर्फ वो बंदा नहीं कि जो इंटरेस्ट प्रैक्टिकली ले रहा है या दे रहा है, ठीक है, लेकिन उसका रिकॉर्ड करने वाला भी, और उसमें जो विटनेस बनता है उस पूरी ट्रांजैक्शन में, गवाह होते हैं ना जब भी आप कोई मुआहिदा करते हैं, वो भी क्या नाम है, इस गुनाह का मुर्तकिब होगा। ठीक है, इसीलिए कहते हैं कि भाई बैंक में जॉब करना जो है ना वो भी जायज नहीं है, वो भी हराम है। तो वो इस पर्सपेक्टिव में आके कहते हैं। एक सेकंड यार, आपके चैट पता नहीं कहाँ गायब हो गई है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और हदीस देख लेते हैं। अवॉइड द 7 डिस्ट्रक्टिव सिंस एंड वन ऑफ देम ही मेंशन्ड वाज कंज्यूमिंग रिबा। ये भी हदीस है। ठीक है, अच्छा, अब इसके अलावा भी कुछ हदीस हैं जो मैं आपसे फिर ज़कात के उसमें शेयर कर दूंगा। उसके टॉपिक में भी रिबा से कुछ रिलेटेड चीजें हैं, तो लेकिन आप ये याद कर लेंगे तो ठीक है, मोर देन एनफ। अब आते हैं कि इस्लामिक ट्रांजैक्शंस कौन सी होती हैं, इस्लामिक फाइनेंस में कौन सी ट्रांजैक्शंस होती हैं, या इस्लामिक बैंक में किस तरह चीजें चल रही होती हैं। तो बेसिकली 5 बेसिक प्रिंसिपल्स हैं जिसपे इस्लामिक बैंक काम कर रहा होता है, या जिनके दायरे में रह के इस्लामिक बैंक काम कर रहा होता है। ठीक है, या आप अगर किसी के साथ वो ट्रांजैक्शन करें तो वो हलाल ट्रांजैक्शन होगी। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसको गौर से सुनिएगा, गौर से समझिएगा। ठीक है, और जब तक आपको क्लियर नहीं होगी चीज हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये बस यही टॉपिक है जो थोड़ा सा टेक्निकल है। उसके बाद मैंने आपको बताया था 2-2 3-3 मिनट्स की स्लाइड्स हैं। सही है। अच्छा, सबसे पहले हम देखते हैं मुदारबा। मुदारबा क्या चीज? मुदारबा प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप है। ये एक ऐसी ऐसा इस्लामिक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें सिर्फ प्रॉफिट शेयर किया जाता है, लॉस नहीं शेयर किया जाता। अच्छा, क्या मतलब है इसका? चलें पहले हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। मुदारबा में या प्रॉफिट शेयरिंग पार्टनरशिप में कितने लोग इन्वॉल्व होते हैं? 2 लोग इन्वॉल्व होते हैं। एक जो पैसा इन्वेस्ट करता है, और एक जो एफर्ट्स और लेबर और एक्सपर्टीज इन्वेस्ट कर रहा होता है। कितने लोग इन्वॉल्व हैं? 2 लोग इन्वॉल्व हैं। एक जो पैसा लगा रहा है और एक जो अपनी एक्सपर्टीज लगा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? अच्छा, अब अगर कोई भी बिजनेस है, लेट्स से वही हॉस्टल वाली एग्जांपल ले लेते हैं हम। एक बंदा है जिसके पास पैसा है, लेट्स से उसके पास 20 लाख रुपए हैं। वो 20 लाख रुपए किसी हॉस्टल में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। ठीक है, और उसको एक बंदे का पता है जो हॉस्टल चलाना जानता है। ठीक है, तो ये दोनों आपस में 2 लोग हैं और दोनों एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई मैं 20 लाख रुपए दूंगा, और जो भी प्रॉफिट हुआ उसका 70% मेरा और 30% तुम्हारा। अगर उस हॉस्टल में कोई लॉस होता है तो वो लॉस सारा मेरा, तुम्हारा कोई लॉस नहीं होगा। अगर ये ट्रांजैक्शन है कि जिसमें प्रॉफिट तो शेयर हो रहा है, किस बेसिस पे शेयर हो रहा है? जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले एग्रीमेंट हो गया उस बेसिस पे शेयर हो रहा है। ठीक है, लेकिन लॉस जो है ना सिर्फ उसका हो रहा है जो पैसे इन्वेस्ट कर रहा है। तो ऐसे एग्रीमेंट को हम बोलेंगे मुदारबा, जहां पे सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग हो रही है, लॉस जो है ना वो पैसे इन्वेस्ट करने वाले का लॉस है। और अगर हम इसको लॉजिकली देखें भाई, दूसरे बंदे को तो आपने एज उसको आप नौकरी में भी रख सकते थे। हाँ भाई ठीक है, मैं तुम्हें 30,000 रुपए दूंगा, तुम जो वो हॉस्टल चलाओ मेरा। अब यह है ना कि उसमें उसकी शायद उसका इतना इंटरेस्ट इन्वॉल्व ना हो, वो उसको इतने अच्छे तरीके से ना चलाए। वो बोलेगा यार अच्छा चले ना चले मुझे तो 30,000 रुपए मिलेंगे। लेकिन अगर आप उसको परसेंटेज पे रख लोगे तो फिर हो सकता है वो आपको पैसे कमा के दे, क्योंकि उसमें उसका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है। अगर लाख रुपए रेवेन्यू या प्रॉफिट आएगा तो 30,000 उसको मिलेंगे, अगर 2 लाख आ गए तो उसे 60,000 मिलेंगे। ठीक है, ऐसी ट्रांजेक्शन को कहते हैं मुदारबा, और इसमें कहीं भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व था नहीं।
इंटरेस्ट किस तरह इन्वॉल्व होता? मेरे 20 लाख थे, मैं उस बंदे को 20 लाख देता, मैं उसे बोलता जिसको हॉस्टल चलाना है कि भाई प्रॉफिट प्रॉफिट नहीं, तुम मुझे हर महीने 10% जो है ना वो दोगे, या हर महीने तुम मुझे 5% दोगे, मतलब हर महीने 1 लाख रुपए तुम मुझे दोगे, चाहे तुम कितना भी कमाओ, चाहे तुम 3 लाख रुपए कमाओ, चाहे तुम नुकसान में जाओ, चाहे तुम कुछ भी ना कमाओ, मुझे तुम्हें 1 लाख रुपए देना है। अगर ये ट्रांजैक्शन होती तो इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व। तो अब आपको फर्क समझ आ गया, इस्लामिक ट्रांजैक्शन में क्या हुआ और इंटरेस्ट बेस्ड ट्रांजैक्शन में क्या हुआ। अच्छा, अब इसी को ना हम देख लेते हैं बैंक की एग्जांपल में। द बैंक एंड द बिजनेस ओनर एग्री टू शेयर प्रॉफिट्स इन अ 60-40 रेशियो। ठीक है। अच्छा, पहले देख लेते हैं सिनेरियो। एन इस्लामिक बैंक प्रोवाइड्स $500,000, मतलब 5 लाख रुपए, अगर हम रुपीज में देखें, एक इस्लामिक बैंक एक बिजनेस ओनर को दे रहा है। ठीक है। बैंक कहता है कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो 60-40 शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो वो मेरा। ठीक है। तो अगर 1 साल बाद 2 लाख का प्रॉफिट होता है तो 60% मतलब 1,20,000 बैंक को जाएगा, 80,000 जो है ना उस बंदे को जाएगा। और अगर लॉस होता है तो लॉस सारा बैंक का। लेकिन देखिए टेक्निकली ना उस बंदे का भी लॉस हो रहा है। 6 महीने उसने अपना दिमाग लगाया है, सब कुछ छोड़ा है, क्या पता वो पढ़ाई कर रहा था, पढ़ाई छोड़ के उसने बिजनेस में आया और उसने सब कुछ छोड़ छाड़ के अपने 6 महीने उसको दिए, तो उसका भी तो टाइम लगा ना। इसी तरह उल्टा ये सिनेरियो भी हो सकता है, ये एग्जांपल आप पढ़ लीजिएगा। इसमें ये है कि बंदा अपने पैसे बैंक में जमा करा रहा है। ठीक है। चले मैं एक्सप्लेन ही कर देता हूँ। पैसे अपने वो 50,000 बैंक में जमा करा रहा है, बैंक कहीं इन्वेस्ट कर रहा है। अगर उस इन्वेस्टमेंट में नुकसान हुआ तो नुकसान सारा उस बंदे का। अगर उस बैंक में फायदा हुआ तो फिर उस प्री एग्रीड शेयर या रेशियो के हिसाब से वो चीज, मतलब उसको प्रॉफिट मिलेगा। जब उसने पैसे जमा कराए थे तो बैंक ने बोला था भाई 80% तुम्हारा होगा, 20% हमारा होगा। ठीक है। तो अगर उसने ये एग्री किया था और प्रॉफिट हुआ 10,000 रुपए का या $10,000 का, तो $8,000 मिलेंगे उस बंदे को, $2,000 मिलेंगे बैंक को। और अगर लॉस हुआ तो लॉस उस बंदे का होगा, मतलब 50,000 पे 10,000 लॉस हुआ तो उस बंदे का लॉस। लेकिन बैंक का भी तो टेक्निकली नुकसान हो रहा है ना। इस तरह बैंक अपने पंखे चला रहा है, एसी चला रहा है, लोगों को हायर कर रहा है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स को हायर कर रहा है। ठीक है। तो उसका भी तो मतलब यार उसको पैसे देने पड़ रहे हैं ना उन सबको हायर करने के लिए। तो अगर लॉस होता है तो उसको टेक्निकली भी तो लॉस हो रहा है ना। इसको इस तरह। अच्छा, प्लीज रिपीट सर। चले मैं आपको दोबारा से स्लाइड पे आते हैं। भाई मुदारबा में क्या होता है? मुदारबा एक प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट है, जिसमें क्या होता है, दो पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं, एक वो जो पैसे इन्वेस्ट करे और एक वो जो अपनी एक्सपर्टीज दे। ठीक है। मैंने आपको क्या मिसाल दी थी? मैं इन्वेस्टर हूं, मैंने किसी के हॉस्टल में इन्वेस्ट किया। मतलब एक बंदा है जो हॉस्टल चलाना जानता है, मैंने उसको दिए 20 लाख रुपए साल के एंड, और हमने ये बोला कि भाई अगर प्रॉफिट हुआ तो 70% मेरा, 30% तुम्हारा। लॉस हुआ तो ठीक है, मैं पैसे इन्वेस्ट कर रहा हूं तो कोई बात नहीं, मैं बर्दाश्त कर लूं। सही है। लेकिन मैंने ड्यू डिलिजेंस की, मैंने देखा यार इसका हॉस्टल, इसको चलाना आता है और ये मुझे प्रॉफिट कमा के देगा, तो इसलिए मैंने पैसे इन्वेस्ट कर दिए। ठीक है। अब ऐसा एग्रीमेंट जिसमें प्रॉफिट का तो हमने डिसाइड कर लिया कि भाई इतना इतना परसेंट होगा, लॉस जो है ना वो सिर्फ इन्वेस्टर का होगा, ऐसे एग्रीमेंट को कहते हैं मुदारबा। और इसमें एक और छोटी सी चीज है कि मैं उस बंदे को बता नहीं सकता कि भाई तुमने कहाँ इन्वेस्ट करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, मैं मैनेजमेंट में नहीं इन्वॉल्व हूंगा। मुदारबा में बंदा जो है ना, जो इन्वेस्टर है, वो मैनेजमेंट में इन्वॉल्व नहीं होता, मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है। अब क्लियर हो गया? जो अब मैंने एग्जाम्पल दी है वो समझ आ गई आपको? ठीक होगी। चलें, बेहतरीन। समझ आ गई है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा।
अब हम दूसरी टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन देखते हैं, वो होती है मुशारका। मुदारबा हमने देख लिया। मुदारबा में क्या था? सिर्फ प्रॉफिट शेयर हो रहा था, लॉस जो है ना इन्वेस्टर का था। अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली मैंने भी जो है ना ऐसी इन्वेस्टमेंट की हुई है मुदारबा बेस्ड, तो खैर मैं वैसे ही बता रहा हूँ। अच्छा, अब मतलब प्रैक्टिकली ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होती हैं कुछ लोगों को ना, जब मैं सारी चार पांच चीजें बताता हूँ ना, तो उनको मुदारबा में होता है कि यार मुदारबा ऐसी क्यों कोई करेगा, मतलब कि लॉस भी सारा उठाए और जो है वो मतलब ये प्रॉफिट में सिर्फ उसका हाथ हो। तो असल में यह है ना कि आप ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करोगे ना जहां पे आपको प्रॉफिट नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं बिल्कुल। अच्छा, मुशारका। मुशारका क्या है? मुदारबा में क्या हो रहा था? सिर्फ प्रॉफिट शेयर हो रहा था। मुशारका में प्रॉफिट भी शेयर होगा, लॉस भी शेयर होगा, और दोनों पार्टनर्स जो है ना वो मिलके डिसीजन ले सकते हैं। सही है। अब इस केस में क्या है? अब दोबारा मैं हॉस्टल में जो है ना इन्वेस्ट कर रहा हूं। मैं 20 लाख रुपए लगा रहा हूं, जो हॉस्टल वाला मैनेजर है वो भी 20 लाख रुपए लगा रहा है, और हमने ये डिसाइड किया है कि जो प्रॉफिट हुआ उसका 40% मेरा होगा, 60% उसका होगा। ये हमारी मर्जी है। हम ऐसे करेंगे भाई 10% मेरा होगा, 90% उसका होगा, 5% मेरा होगा, 95% उसका होगा। ये हमारी मर्जी है, हम जो परसेंटेज रखें। लेकिन शुरू में जो परसेंटेज रख ली वही क्या नाम है प्रिवेल करेगी। चाहे पैसे हमने इक्वल डाले हैं, प्रॉफिट जो है ना हम अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो मैनेजमेंट, वो मैनेजर का भी काम कर रहा हो। ठीक है, वो हॉस्टल में बैठ के काम कर रहा हो और उसने 20 लाख रुपए भी लगाए हैं, तो हक बनता है ना कि वो ज्यादा शेयर ले। मैं तो घर पे बैठा हूं, मैं तो पैसिव इन्वेस्टर हूँ, घर पे बैठ के जो है ना वो मतलब पैसे खा रहा हूँ। ठीक है, तो सिर्फ मेरा पैसा लगा है, तो जाहिर सी बात है भाई वो काम भी कर रहा है, अपनी एक्सपर्टीज भी दे रहा है, तो वो ज्यादा प्रॉफिट ले सकता है। ठीक है, तो हमने क्या डिसाइड किया? 20 लाख मैं लगाऊंगा, 20 लाख तुम लगाना। प्रॉफिट जो हुआ उसका 60% तुम्हारा, 40% मेरा। हाँ, अगर लॉस हुआ तो 50% मेरा लॉस, 50% तुम्हारा लॉस। जरूरी नहीं है कि वो भी 60-40 हो सकता है कि वो भी 60-40 हो, लेकिन इस केस में हमने 50-50 रख ली है। ठीक है, तो इस एग्रीमेंट में क्या हुआ? दो डिफरेंट चीजें हुई। प्रॉफिट तो उसमें भी शेयर हो रहा था, इसमें भी शेयर हो रहा है, इसमें लॉस भी शेयर हो रहा है, और इसके अलावा क्या चीज हो रही है? ये चीज हो रही है, पार्टनर्स कैन मैनेज द बिजनेस ज्वाइंटली और अपॉइंट वन पार्टनर एज द मैनेजर। हम साथ में कलेक्टिवली भी उसको मैनेज कर सकते हैं बिजनेस को, और वो इंडिविजुअली भी मैनेज कर सकता है, या मैं इंडिविजुअली मैनेज कर सकता हूं। ठीक है, ये होता है मुशारका। इसकी दो एग्जांपल्स दी हुई हैं। यहां पे मैं इन्वेस्टर था, मेरी जगह अगर बैंक आ जाए तो ये गिवर वाली एग्जांपल हो गई, मतलब मैं गिवर हो गया। और अगर यहाँ पे वो बैंक हो जाए तो इसको आप क्या नाम है, उसको आप गिवर कहते हैं और मैं टेकर हो गया। ठीक है, तो ये एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा, आपको खुद ही समझ आ जाएगी। बेसिकली जो मैंने आपको समझाया अभी, वो अगर समझ आ गया तो बेहतरीन हो गया। नहीं वलीद, ये हमारी मर्जी है। हमने जब कॉन्ट्रैक्ट साइन किया ना, तो उसमें हमने लिख दिया, भाई सेम भी हो सकता है। हम ये भी कह सकते हैं कि भाई 20 लाख मैंने लगाए हैं, 20 लाख उसने लगाए हैं, तो हमारा प्रॉफिट 50-50 होगा, लॉस भी 50-50 होगा। लेकिन डिफरेंट भी हो सकता है कि भाई मैंने 20 लाख लगाए हैं, उसने 20 लाख लगाए हैं, तो प्रॉफिट 60-40 है, लॉस 50-50 है। भाई हमारी मर्जी, हम जैसा कॉन्ट्रैक्ट बनाए। इस्लाम कोई इस पे नहीं वो कहता कि तुमने 20 लाख लगाए तो अब तुम प्रॉफिट भी 20% ओ 50% हो। ऐसे कोई बाउंडिंग नहीं है, वो हमारी मर्जी है, हम जो डिसाइड करें। ये है। समझ आ गया जो समझाया? ऑल राइट सर, क्लियर है सर। अच्छा सर, in case of embezzlement in Mudarba, how will the investor recover investments that are not active in management? हाँ, अगर देखें जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है ना, तो उसमें सिर्फ ये नहीं होता कि प्रॉफिट लिखा हुआ है, लॉस लिखा हुआ है और बस बात खत्म और ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है तो उसमें 10-15 चीजें और भी लिखी जाती हैं, लेकिन वो हमारे इस टॉपिक का परव्यू नहीं है कि भाई अगर तुमने फला फला चीज की, ठीक है, मैंने ऊपर एग्जांपल भी दी हुई है। जब अब एग्जांपल देखेंगे ना उसमें बैंक वाली, तो उसमें ये लिखा है कि लॉस सिर्फ इन्वेस्टर बियर करेगा अगर अगले बंदे ने ना कोई, मतलब उसमें ऊंच नीच नहीं की, मतलब उसमें कोई दो नंबरी नहीं की, मतलब उसमें कोई फ्रॉड नहीं किया या इंटेंशनली लॉस कराने की कोशिश नहीं की। ठीक है, और उसके लिए ये डिसाइड कैसे हो, क्या ये इंटेंशनली इसने हरकत की है, क्या इसने जो है ना वो कोई जानबूझ के जो है ना वो लॉस कराने की कोशिश किया है, इसकी नेग्लिजेंस है। लेट्स से मैंने कॉन्ट्रैक्ट में ये एग्रीमेंट डाल दी कि भाई तुम लाजमी हॉस्टल में 10 घंटे बैठोगे, या तुम्हें हर हफ्ते में 3 दफा हॉस्टल विजिट करना ही करना है। और अगर उसने नहीं किया, वो बैठता ही नहीं था 10 घंटे, वो जाता ही नहीं था हॉस्टल, तो भाई हॉस्टल में लॉस हो गया। अब फिर हमने कुछ ना कुछ उस एग्रीमेंट में लिखा होगा कि अगर ये नेग्लिजेंस की वजह से हुआ तो फिर तुम इतनी पेनल्टी दोगे या इतना परसेंट लॉस दोगे या जो भी दोगे, वो जो हमारे एग्रीमेंट में होगा। ठीक है, लेकिन हमने जब इस्लामियात के इस क्वेश्चन को आंसर करना है, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, ना ही इस डिटेल के बारे में पूछा जाएगा आपसे। आपसे पूछा जाएगा या तो इस्लामिक बैंकिंग सिस्टम के बारे में पूछा जाएगा, या आपसे पूछा जाएगा भाई इस्लाम का जो ये इकोनॉमिक सिस्टम है ये मॉडर्न टाइम्स में कैसे चल सकता है, और ये सारा कुछ, मतलब इस तरीके का सीधा सवाल होगा। ठीक है, आप जो एम्बेजलमेंट वाली बात पूछ रहे हैं वो थोड़ी सी टेक्निकल है, वो तो मुझे पता थी क्योंकि मैं पर्सनली इन्वॉल्व हूँ, इसलिए मैंने आपको बता दी। लेकिन मतलब सवाल में इस टेक्निकलिटी में नहीं जाएगा, लेकिन चले आपने पूछा है तो वो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको बता दिया। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियोज डिफरेंट हो सकते हैं बिल्कुल। 60-40 हो सकते हैं, 50-50 हो सकते हैं, जितनी इन्वेस्टर और उसकी मर्जी, जो बंदा एक्सपर्टीज दे रहा है और जो बंदा इन्वेस्ट कर रहा है उनकी आपस की मर्जी, भाई कितना भी रख ले।